हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल वर्मा एडवोकेट है। और मैं पिछले काफ़ी समय से सोच रहा था कि आ, मेरे इस पिछले 17 सालों के एडवोकेसी के एक्सपीरियंस में जो केसेस मैंने किए हैं उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आज भी मुझे याद हैं। और मुझे लगता है कि वो ऐसे केसेस रहे हैं मेरी लाइफ के जो आज भी मुझे याद रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज भी कचोटती हैं कि इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर कैसे किन किन तरीक़ों से हम लोग न्याय तक पहुंचते हैं। और इसी सिलसिले में मेरे पास कुछ बहुत से केसेस दिमाग में अंदर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियो में बनाऊँ हर एक केस को लेकर के, वो कि वो किस तरीके से मैंने उसमें काम किया, किस तरीके से जजेस का उसमें अप्रोच रहा, और जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस थे, जो उसमें जो क्लाइंट थे, वो किन बातों को लेकर के मेरे पास आए, क्या मैं उन बातों को लेकर के या जो भी उनके सवाल थे, जो भी उनके ग्रीवांसेस थे, उन ग्रीवांसेस को लेकर के मैंने जो न्याय है वो उनको दिला पाया कि नहीं दिला पाया। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं मेरे जहन में हैं। तो ऐसे कुछ केसेस को लेकर के मैं बात करूँगा। तो आज एक केस है जो मुझे याद है, उसको लेकर मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से मैंने उसमें काम किया और किस तरीके से वो केसेस जो हैं मेरे दिमाग पे आज भी छाप छोड़े हुए हैं। मुझे याद है कि 26 जनवरी 2013 की बात है। एक केस था, मैं उस समय लीगल एड काउंसिल हुआ करता था, अभी भी मैं लीगल एड काउंसिल हूँ। तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था सन 2012 में। सो उन सन 2012 के बाद जो है मेरी एक ड्यूटी लगी, खासकर जो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो अपराधी होते हैं, जो इनमेट्स हैं, उनको जो वकील मुहैया नहीं होते हैं, तो लीगल एड की तरफ से उनको फ्री में वकील मुहैया किए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरी जो ड्यूटी लगी एक बार 26 जनवरी 2013 को, एक रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है हमारा, उसके अंदर। जज साहब का नाम मैं नहीं बताऊंगा कि किस कोर्ट के अंदर थी, लेकिन उसमें एक केस था, तो उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं उस कोर्ट में बैठा हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिकली मैंने देखा है ज़्यादा कुछ रोल वहाँ पर होता नहीं है एलएसी का, लीगल एड काउंसिल्स का। उसके अंदर जस्ट पर्सनली मैंने फील किया एक फॉर्मेलिटी के तौर पे है कि वहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई एक्यूज जेसी से आया है या कोई फर्स्ट टाइम किसी को प्रोड्यूस किया गया पुलिस के द्वारा, तो उसकी जो अटेंडेंस है वकील साहब की लग जाए, ताकि जो कंप्लाइंस सेक्शन 13 और आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो है पूरा हो जाए। तो उस दिन आई वॉज सिटिंग इन द कोर्ट, तो मैंने देखा कि मेरे साथ में एक महिला बैठी हुई है। सर्दी का समय था, उस समय जनवरी का महीना था, सर्दी का समय था। तो एक महिला जो है वो बैठी हुई थी, उसने एक शॉल ओढ़ा हुआ था और उसके पैर में चप्पल नहीं थी, और उसकी गोद में एक बच्चा था छोटा सा। तो मैंने उस महिला से पूछ लिया कि भाई ये बच्चा किसका है? बोला मेरा बच्चा है। तो मैंने कब डिलीवरी हुई इसकी? तो उसने कहा कि अभी 10-15 दिन पहले ही इसकी डिलीवरी हुई है। तो 15 दिन के आसपास ही उसकी डिलीवरी हुई थी। और साथ में उस लेडी के साथ में एक जो इंस्पेक्टर थी, एक लेडी थी, आई थिंक शी वाज सब इंस्पेक्टर। वो आईओ थी एक केस की, जिसके अंदर उस लेडी को लाया गया था। तो हमारे यहाँ दिल्ली में एक निर्मल छाया करके एक संस्थान है, जहाँ पर जो वुमेन जो विक्टिम्स हैं उनको रखा जाता है। तो उस महिला को वहाँ से लाया गया था ताकि कोर्ट के सामने उसको पेश किया जा सके, जो रूटीन होता है जुडिशल कस्टडी को लेकर के। तो उस औरत की जो कंडीशन थी, उसको देखते हुए मेरी जो एक मेरे अंदर अंतर्मन ने उसको मतलब झकझोर के रख दिया कि इतना सर्दी का समय है, लोग ठिठुर रहे हैं, वो महिला नंगे पैर जो है कोर्ट के अंदर बैठी हुई है, और उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं खड़ा हुआ। जब उस लेडी का मैटर कॉल हुआ तो जज साहब ने डेट वेट लगा दी और ठीक है नेक्स्ट डेट पे ले आना। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा जनाब आई हैव टू मेक वन सबमिशन। बोले कि यस, हु आर यू? मैं कहा सर आई एम सो एंड सो एंड आई एम लीगल एड काउंसिल। सो हाँ बताइए क्या कहना है आपको? देन आई टोल्ड हिम दैट काइंडली सी दिस वुमन। बोले कि हाँ क्या क्या बात है, क्या हो गया? मैंने बोला काइंडली सी दिस लेडी, सी इज़ ए बेयर फुट। इसके पैर में चप्पल तक नहीं है इस मौसम के अंदर। हाँ हाँ आई कैन सी। देन व्हाट? मैंने देन व्हाट? जनाब इसके पैर में चप्पल नहीं है,
इसके हाथ में जो बच्चा है वो 15 दिन का बच्चा है, इसने अभी 15 दिन पहले ही डिलीवरी दी है इस बच्चे को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस महिला को यहाँ पर लेकर के नहीं आना चाहिए था, और लेकर के भी आ गए हैं तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इसको रखा गया है कि इसको मिनिमम जो बेसिक जो नेसेसिटी जो चीज़ें हैं वो इसको प्रोवाइड कराई जाए। सो मेरी इस कोर्ट से ये दरखास्त है कि काइंडली गिव डायरेक्शन टू द कंसर्न अथॉरिटी और द आईओ कंसर्न टू प्रोवाइड एटलीस्ट द स्लीपर्स, बेसिक एमनेस्टी टू द लेडी। तो जज साहब थोड़ा गुस्सा हो गए। जज साहब ने बोला कि आई नो व्हाट आई हैव टू डू। तो हमने भी कह दिया योर ऑनर आई नो व्हाट यू कैन डू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू काइंडली डू समथिंग फॉर दिस लेडी। ओके, आप बैठ जाइए। एनी हाउ जज साहब ने कुछ नहीं किया उसके मैटर के अंदर, डेट लगा दी और कह दिया कि हाँ भाई चप्पल पर दे दो इसको। फिर मैं बैठ गया कोर्ट के अंदर, देखता रहा। फिर सडनली एक केस और हुआ। पंजाब पुलिस से 2 कांस्टेबल थे, वो एक इनमेट को, एक किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके अरेस्ट उन्होंने किया हुआ था दिल्ली में, तो उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, उसका वो ट्रांजिट रिमांड ले रहे थे कि दिल्ली में अरेस्ट किया, उसको वापस पंजाब के किसी केस के अंदर उसको वहाँ पेश करना था, लेकर के जाना चाह रहे थे वो दिल्ली से। तो मैं फिर खड़ा हो गया, बोला वकील साहब क्या बात हो गई आपको? मैंने योर ऑनर आई एम ए लीगल एड काउंसिल, आई एम रिप्रेजेंटिंग एवरी अक्यूज हु इज नॉट हैविंग लॉयर, इज ऑन लॉयर। हाँ बताओ क्या कहना है? जज साहब ने उसके अंदर ट्रांजिट रिमांड दे चुके थे तब तक, जब तक मैं खड़ा होता। मैंने कहा योर ऑनर आई एम ऑब्जेक्टिंग द ट्रांजिट रिमांड बिकॉज दिस पुलिस ऑफिसर ऑफ पंजाब पुलिस आर नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द ट्रांजिट रिमांड। हाउ? as per CRPC, as per law, the transit remand only can obtain by this by the sub inspector, by the rank of the person, the police officer who is not below the rank of sub inspector, and these 2 police officers are just constable and they cannot take this transit remand. अब जज साहब को एकदम लगा कि ये यस इट इज लॉ। तो उन्होंने उससे पूछा हाँ भाई तुम्हारा कहाँ है, आईओ कौन है? बोला जनाब आईओ तो आया ही नहीं है पंजाब से, लुधियाना का शायद वो केस था। तो उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? बोला वो तो आएंगे नहीं जनाब, वो तो आए नहीं। बोला मैं तो नहीं दूंगा इस ट्रांजिट रिमांड। तो उन्होंने जो है वो ट्रांजिट रिमांड नहीं दी, उसको फिर वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल भेजने के बाद जो है डायरेक्शन दी गई कि भाई अपने जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर उसको लेकर के आइए, ओनली देन यू आर एंटाइटल्ड टू गेट दी ट्रांजिट रिमांड। सो फाइनली वो केस हुआ, वो ट्रांजिट रिमांड रुक गई और कोर्ट ने जो है वापस उसको तिहाड़ जेल भेज दिया। फिर मैं बैठा रहा, टाइम हुआ 4, साढ़े 4, 5 बजे, मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ और मैं खड़ा हुआ। तो जज साहब ने मुझे बुलाया, यस मिस्टर काउंसिल। मैंने कहा यस सर। देन ही आस्क्ड माय नेम, व्हाट इज योर नेम? आई टोल्ड हिम माय नेम। देन इन लास्ट ही सेड थैंक यू मिस्टर वर्मा। तो आई हर्ड दिस, मैंने ओके सर थैंक यू सो मच, इतना ही बात हुआ था। खैर वो जज साहब, उन जज साहब के सामने ना पहले कभी पेश हुआ था, ना उस केस के बाद कहीं पेश हुआ, कहीं मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये जो है पूरा जो इंसिडेंट है, ये जो दोनों बातें हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि बीइंग ए लॉयर हम लोगों को कई बार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो विक्टिम के हों चाहे वो एक्यूज़ के हों, उसको हमें ध्यान में रखते हुए जब भी हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति कोर्ट के अंदर है तो हमें वो उनके अधिकारों की बात हमें करनी चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर ये विक्टिम है या फिर ये जो एक्यूज़ है ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल है। बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A प्रोवाइड्स दी guarantee to the people, those people cannot afford the fees of the of the private counsel, and in that situation the legal aid should be provided to them, and it should not be a formality only. अगर हमें लग रहा है कि यस ये गलत है तो हमें we should raise our voice to protect the fundamental right of the citizen of this country, not only citizen of the country, of any person, because Article 14 says that every person of this country are equal before the law. So in these 2 cases, I still remember those I have discussed and shared with you कि जब भी मौका मिले, जब भी आप किसी केस को करें
तो ये दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि हमें उस विक्टिम के और उस एक्यूज़ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम कोर्ट को ज़रूर बताएं। अगर कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले रही है तो हम कोर्ट को ये बता सकते हैं कि जनाब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके क्षेत्राधिकार में आता है कि आप इन विषयों का संज्ञान लें और जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है, जो निर्देश हैं, वो कंसर्न अथॉरिटी को कंसर्न जो है संबंधित संस्थान को दे सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ और जो बातें हैं मैं आने वाले वीडियोस में रखूँगा और मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। एक ही कोशिश है कि किस तरीके से हम जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस हैं, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो एक्यूज़ हो, उनके अधिकारों को लेकर के हम कैसे अपनी बातों को रख सकते हैं और इस इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और हम कितना मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच।